तो स्वागत है आप सभी को के दत्ता क्लासेस पर। तो दोस्तों, मैं पिछले वीडियो में आप सभी को हिस्ट्री के क्लास 11 सेट 1 को पूरा डिटेल के साथ बताए थे। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री सेट 2 क्लास 11 की। तो दोस्तों आप सभी बच्चे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आता है तो लाइक ठोक दीजिएगा और सुंदर से अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। और दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को बजा दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, जो भी मेरे वीडियो के सेट 1 को नहीं देखे हैं अभी तक, वह सबसे पहले सेट 1 को जाके देख लें। वीडियो के डिस्कशन में सेट 1 का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपका हिस्ट्री में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है सेट 2 में। तो दोस्तों क्वेश्चन देखने से पहले मैं आप सभी बच्चों को बता देता हूँ कि आपका इसमें कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा और कितने मार्क्स करेगा और टाइम कितने रहेगा। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं, आप क्लास 11th के हैं, ठीक है, और आप जो विषय है दोस्तों हिस्ट्री है, और आपका जो टोटल मार्क्स रहेगा दोस्तों 40 मार्क्स रहेगा और टाइम आपका 1.5 घंटा रहेगा। और 1.5 घंटा में आपको दोस्तों कितने क्वेश्चन बनाने हैं और कितने नहीं बनाने हैं उसको हम देखते हैं। तो दोस्तों इसमें से जो टोटल क्वेश्चन रहेगा आपका 19 क्वेश्चन रहेगा। अब 19 क्वेश्चन में देखिए दोस्तों कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के रहते हैं, क्या 19 क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना जरूरी है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक आपको जो सॉल्व करना है दोस्तों, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है, जिसमें से एक प्रश्न के उत्तर के दोस्तों आपको 2 अंक मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों 8 से 14 नंबर क्वेश्चन तक किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसमें से आपको 3 मार्क्स मिलेंगे एक क्वेश्चन के। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 से लेके क्वेश्चन नंबर 19 तक आपको किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसमें से आपको एक प्रश्न का मार्क 5 अंक मिलेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि आपको 19 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए दोस्तों, आपका जो सेट 2 का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों मार्टिन लूथर। ठीक है, मार्टिन लूथर द्वारा 95 सीसीस की रचना कब हुई। तो दोस्तों इसका जो हुआ था दोस्तों 1597 हुआ था, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है इग्नेशियस लोयोला ने सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था की स्थापना कब की थी। तो दोस्तों कब की थी, जो किया था दोस्तों 1540 में किया था। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है किस पेड़ का नाम पर ब्राज़ील देश का नाम पड़ा। तो दोस्तों वह जो पेड़ का नाम था ब्राज़ील वुड नाम था। क्या नाम था दोस्तों? ब्राज़ील वुड। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है इंका सभ्यता की राजधानी कहाँ थी। तो दोस्तों इंका जो सभ्यता थी उसकी राजधानी जो था दोस्तों कुज्को। कहाँ थी दोस्तों? कुस्को जो बोलिएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका दिया गया है कि ब्रिटेन में प्रथम औद्योगिक क्रांति कब हुई थी। तो दोस्तों ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति 1780 के दशक और 1850 के दशक में हुई थी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया आपका लुडिज्म आंदोलन कब हुआ। तो दोस्तों ये जो हुआ था सन 1811 से 1817 के बीच में हुआ था। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि आधुनिक चीन के संस्थापक कौन थे। आधुनिक चीन के संस्थापक कौन थे दोस्तों? माओ त्से तुंग। तो दोस्तों आप सभी बच्चों को मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चों को वीडियो पसंद आता होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों अपना नोट्स बनाते जाइए और रेडी ठीक से तैयार करते जाइए। ठीक है, जिससे आपको एग्जाम में लिखने में आपका मदद हो। ठीक है, आप नोट्स बनाइए, उसके बाद नोट्स आप तैयार करने के बाद आप क्या कीजिए, अच्छी ढंग से इसको पढ़िए। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है पाप स्वीकारोक्त नामक दस्तावेज क्या थी। ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप इसका आंसर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ। लिखा गया चर्च द्वारा जारी दस्तावेज जो व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्ति किया जा सके उसे पाप स्वीकृत नामक दस्तावेज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर कि क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में देख सकते हैं एजटेक और मेसोपोटामिया लोगों की सभ्यता की तुलना कीजिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसको हम पॉइंट बाय पॉइंट आंसर में पढ़ेंगे। तो दोस्तों देखिए पहला पॉइंट में आपका आंसर है कि मेसोपोटामिया सभ्यता इराक में विकसित हुई, जबकि एजटेक सभ्यता अमेरिका में विकसित हुई। मतलब देखिए दोस्तों मेसोपोटामिया जो सभ्यता था ये इराक में विकसित हुई थी, और जबकि एजटेक सभ्यता जो है दोस्तों अमेरिका में विकसित हुई थी। अब देखिए दोस्तों इसका दूसरा पॉइंट आंसर है। दूसरा पॉइंट में दिया गया कि मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग कृषि और पशुपालन दोनों जानते थे। मेसोपोटामिया में जो थे दोस्तों उसके लोग जो थे मेसोपोटामिया के कृषि भी जानते थे और पशुपालन भी जानते थे। परंतु दोस्तों एजटेक के सभ्यता, ठीक है, एजटेक सभ्यता के लोग कृषि जानते थे। ठीक है,
ये जानते थे, लेकिन क्या नहीं जानते थे दोस्तों? पशुपालन नहीं जानते थे। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास, मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास कहाँ से, ठीक है, कालीन सभ्यता में हुआ था, जबकि एज़टेक सभ्यता का विकास ऐतिहासिक युग में हुआ था। ठीक है, ये सब मेन पॉइंट है दोस्तों, आप याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 4। मेसोपोटामिया एवं एज़टेक दोनों सभ्यताओं में शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, कि क्वेश्चन नंबर 10 में आपका क्या दिया गया है। तो दोस्तों आप सभी बच्चे जो भी अभी तक क्वेश्चन डाउनलोड नहीं किए हैं, ठीक है, तो आप सबसे पहले क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिए। क्वेश्चन देखिए आप अपने जिसमें डाउनलोड कीजिएगा, मोबाइल में हो या फिर आप प्रिंट अगर निकाले हैं तो प्रिंट में देखिए क्वेश्चन सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर देखिए आप 10 में देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है। किन कारणों से स्पेन और पुर्तगाल ने 15वीं शताब्दी में सबसे पहले अंटार्कटिक महासागर के पार जाने का साहस किया। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है आप देख सकते हैं, लिखा गया है निम्नलिखित कारणों से स्पेन और पुर्तगाल ने 15वीं शताब्दी में सबसे पहले अंटार्कटिक महासागर के पार जाने का साहस किया। ठीक है, तो देखिए इसको भी हम पॉइंट पे पॉइंट करते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट में जो आपका आंसर दिया है, इन देशों में स्पेन और पुर्तगाल के लोग ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। ठीक है। सेकंड पॉइंट में आप देख सकते हैं, सेकंड पॉइंट में लिखा गया है विभिन्न देशों के साथ वे व्यापार करना चाहते थे। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट में देखिए दोस्तों, लिखा गया है उन्हें पता चल गया कि समुद्री यात्राओं के माध्यम से ही दुनिया के अनजान देशों में संपर्क हो सकता है। ये सही है। ठीक है, सही बात है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देख सकते हैं कि नहर और रेलवे परिवहन में के सापेक्षिक लाभ क्या क्या है। इसमें दोस्तों आपको लाभ बताना, नहर और रेलवे परिवहन के सापेक्षिक लाभ। तो दोस्तों इसका लाभ को हम बारी बारी से तरीके से एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों नहरों के सापेक्षिक लाभ को। ठीक है, दोनों के लाभ निम्नलिखित हैं, तो दोनों में से पहले देखते हैं लाभ, नहर के सापेक्षिक नहरों के लाभ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसको पहला पॉइंट में देखते हैं, नहरों द्वारा खानों से कोयले तथा लोहे जैसे भारी पदार्थों को कारखाने तक ले जाना काफ़ी सरल हो गया। ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में दिया है नहरों द्वारा माल का आयात व निर्यात सबसे सस्ता पड़ता था। ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में दिया बड़े बड़े नगरों को जब इन शहरों से मिला दिया गया तो शहरवासियों को सस्ते परिवहन भी हुए। ठीक है। अब देखिए दोस्तों रेलवे परिवहन के सापेक्षिक लाभ, रेलवे परिवहन के। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसमें रेल परिवहन से पूर्व यात्रियों को नहरों में यातायात के साधनों से यात्रा करते समय अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। उन्हें उन परेशानियों से छुटकारा मिल गया। अब देखिए दोस्तों पॉइंट नंबर 2 में रेल संचार का सबसे सस्ता व सरल साधन है जिससे लोगों को यात्रा करने में आराम हो गया। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 से देखते हैं कि आपका किस प्रकार से क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में आपका क्वेश्चन दिया गया है मेजी पुनः स्थापना से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आंसर देख सकते हैं, मेजी पुनः स्थापना 19वीं शताब्दी में, ठीक है, जापान में एक घटनाक्रम था जिसे सन 1868 में सम्राट का शासन फिर से बहाल हुआ। ठीक है, इससे जापान के राजनीतिक और सामाजिक वातावरण में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आए, जिनसे जापान तेजी से आर्थिक, औद्योगिक और सैन्य विकास की ओर बढ़ने लगा। इस क्रांति में जापान के एदो काल का अंत किया। ठीक है, इस पुनः स्थान से पहले जापान का सम्राट केवल नाम का शासक था और वास्तव में शोगुन की उपाधि वाले सैनिक तानाशाह राज करता था। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है। तो देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है, 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति के क्या कारण थे। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 19 ईस्वी की चीनी की क्रांति के मुख्य कारण देखिए, पहला मंचू राजवंश की दुर्बलता। ठीक है, दूसरा पॉइंट पाश्चात्य जगत से संपर्क चीनी क्रांति का एक प्रमुख कारण था। ठीक है, अब देखिए दोस्तों पॉइंट नंबर 3 में आपका दिया गया है चीन की क्रांति का एक प्रमुख कारण आर्थिक दुर्दशा था। चीनी की आबादी बड़ी तेजी से बढ़ रही थी। ठीक है, किंतु सरकार उसके भोजन के इंतजाम करने में असमर्थ थी। देश में जो खाद्य सामग्री उत्पन्न होती थी वह जनता के लिए पर्याप्त थी।
पर्याप्त नहीं थी, सॉरी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया आपका कि पुनः जागरण के प्रमुख प्रभाव का उल्लेख करें। तो दोस्तों पुनः जागरण के प्रमुख प्रभाव, देखिए पहला पॉइंट में आप देख सकते हैं कि क्या लिखा गया। पहला पॉइंट में लिखा गया है आधुनिक विचार के साथ जीवन शैली के में बदलाव आया, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक जो भी बच्चे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कीजिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा ही मेहनत लगता है, ठीक है। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन है, आप जितना सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों उतना हमको भी आगे बनाने में भी मज़ा आएगा और आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए जिससे सभी को मज़े आए, आपको भी बेनिफिट हो और हमको भी बेनिफिट हो, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर टू में दिया है पुरानी अंधविश्वास और सामाजिक बुराइयों का अंत हुआ। पॉइंट नंबर 3 देख सकते हैं शिक्षा और ज्ञान का प्रसार हो रहा था, ठीक है। अब अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है, धर्म सुधार आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों धार्मिक आंदोलन के प्रभाव निम्नलिखित है, ठीक है। तो देख सकते हैं इसमें भी पहला पॉइंट क्या दिया है, पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे इसको भी, ठीक है। पहला पॉइंट में दिया है धर्म सुधार आंदोलन के फलस्वरूप उत्तरी यूरोप प्रोटेस्टेंट हो गया तथा दक्षिणी और पश्चिमी यूरोप पूर्वतः कैथोलिक बना रहा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों पॉइंट नंबर टू में आपका दिया गया है धार्मिक क्षेत्र में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के मध्य भयंकर मतभेद व पारस्परिक वैमनस्य उत्पन्न हो गया, ठीक है। इन मतभेदों के होते हुए भी प्रोटेस्टेंटों एवं कैथोलिकों में काफ़ी साम्य था। यह शत्रुतापूर्ण घृणा 30 वर्ष यही युद्ध है। युद्ध के काल 18 से 1648 ईस्वी में चरम सीमा पर पहुंच गई। जर्मनी में 30 वर्ष युद्ध बड़ी भयंकरता, ठीक है, और निर्दयता के साथ हुआ, ठीक है। अब देखिए दोस्तों पॉइंट नंबर 3 आप देख सकते हैं कि क्या लिखा है। पॉइंट नंबर 3 में आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि धार्मिक आंदोलन के परिणाम स्वरूप यूरोप के राष्ट्रों में राजतंत्र का विकास संभव हो सका, ठीक है। तो देखिए आप दोस्तों देख सकते हैं अब अगला क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में आप क्या देख सकते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है ऐसे कौन से कारण थे जिनसे 15वीं शताब्दी में यूरोप नौचालन को सहायता मिले। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सके कि आपका एग्जाम में आ भी सकता है, ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है। आंसर देखिए 15वीं शताब्दी में शुरू की गई यूरोपीय समुद्री यात्राओं ने एक महासागर को दूसरे महासागर से जोड़ने के लिए समुद्री मार्ग खोल लिए थे, ठीक है, खोज लिए थे। सन 1380 में दिशा सूचक यंत्र का निर्माण हो चुका था। इस दिशा सूचक यंत्र के माध्यम से यूरोपीय वासियों ने नए नए क्षेत्रों की ठीक ठीक जानकारी प्राप्त की, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों दिया गया है इसके अतिरिक्त वे भूगोल पर लिखी पुस्तकों में 15वीं शताब्दी में अमेरिका महाद्वीप के बारे में यूरोप वासियों के दिलों में रुचि उत्पन्न कर दी। स्पेन और पुर्तगाल के शासक इन नए क्षेत्रों की खोजों के लिए, ठीक है, इन नए क्षेत्रों की खोजों के लिए धन देने को तैयार थे, ठीक है, धन देने को तैयार थे और ऐसा करने के लिए अनेक आर्थिक, धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्य भी थे। इस प्रकार 15वीं शताब्दी में यूरोपीय संचालनों को सभ्यता देने वाले कारण निम्न थे, ठीक है। और थोड़ा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर देखिए लिखा गया है यूरोपीय महाद्वीप के बहुत से लोग जैसे पुर्तगाल एवं स्पेन के निवासी, ठीक है, एवं उनके शासक दूसरे देशों से सोना और चांदी प्राप्त करके विश्व के सबसे अमीर लोग बनना चाहते थे। इसका कारण था कि लोग प्लेग और युद्धों के कारण जनसंख्या में अत्यधिक कमी आई और व्यापार में मंदी आ गई थी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 में आप क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 17 में देख सकते हैं क्या दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है कि दक्षिणी अमेरिका की खोज ने यूरोपीय उपनिवेशवाद के विकास को जन्म दिया, कैसे, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। आंसर में लिखा गया है दक्षिणी अमेरिका की खोज ने यूरोपीय उपनिवेशवाद के विकास को निम्न प्रकार से जन्म दिया, ठीक है। इसको भी पॉइंट बाय पॉइंट हम देखते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों पहला पॉइंट में आप देख सकते हैं क्या लिखा है दक्षिण अमेरिका, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका के खोज से पुर्तगाल और स्पेन को भारी मात्रा में सोने चांदी की प्राप्ति हुई। इसे देखकर फ्रांस, इंग्लैंड, हॉलैंड और इटली जैसे देश आश्चर्यचकित रह गए। फलतः ये देश
भी अमेरिकी महाद्वीप में अपनी अपनी वस्तुति बनाने के लिए प्रयास करने लगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों पॉइंट नंबर टू में देख सकते हैं आप क्या लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर टू में लिखा गया है, इस क्रम में स्पेन ने मध्य और अमेरिका के अनेक हिस्सों पर तथा फ्लोरिडा एवं आधुनिक संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पश्चिम हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों पॉइंट नंबर थ्री में दिया है 1560 ईस्वी से लगभग 40 वर्षों तक सैकड़ा हजार, ठीक है, तक सैकड़ों जहाज निरंतर दक्षिण अमेरिका की खानों से चांदी स्पंज लाते रही। ठीक है, यही थी क्वेश्चन नंबर 17। तो दोस्तों अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है, 2 क्वेश्चन बचा है। अगर आप उस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं 17 तो बता दी, 18 और 19 तो कीजिए। अगर कर पाते हैं तो दोस्तों, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप कमेंट में बताइए। ठीक है, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा।